ये सब जो कहानी है ना कि सेब ऊपर से गिरा, न्यूटन को एक आत्मज्ञान आ गया और ग्रेविटेशनल फोर्स खोज दिए, ऐसा कुछ जब बकवास की बात है, बच्चों को इंटरेस्ट जगाने का बात है, ठीक है। तो इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर दो मास है, कम ऑन, दो मास है, दो मास को किसी दूरी पे हम लोग रख दिए, ठीक है। तो इन दो मास पे कितना फोर्स लगेगा, ये दोनों आपस में कितना फोर्स लगा रहा है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट को अगर 1 मीटर की दूरी पे रखेंगे तो उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। सेंटर पे आ जाएंगे तो हमको कोई फोर्स नहीं लगेगा, ऑलरेडी हम सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। अगर हम सेंटर पे चले गए, यहाँ पे क्या है सेंटर पे, तो अगर हम बोले सेंटर तो सेंटर पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा। सुनो देखो, जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा आज का टॉपिक हम लोग का इंटरेस्टिंग है। अगर हम ये बोले कि ये कैप और ये कैप आपस में सोच रहा है, ये रेड वाला कैप सोच रहा है कि इसको चिपका ले और ये वाला कैप सोच रहा है कि इसको चिपका ले, है कि नहीं, यानी कि इन दोनों के बीच में एक तरीके का फोर्स काम कर रहा है। अगर हम ये बोले ये कैप जो है जैसे इसको छोड़ेंगे हम लोग तो ये नीचे गिर गया, है ना, ये नीचे गिर गया, तो ये नीचे क्यों गिरा और इनके बीच में कौन सा फोर्स है। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग को इसी के बारे में डिस्कस करना है, और ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट और इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है क्लास 9th का, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन। कम ऑन, क्या है, ग्रेविटेशन टॉपिक है और बिल्कुल सुनते चलना है, ठीक है। जो डाउट है मन में रखना, आगे डाउट अपने आप क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। बैकबोन स्ट्रेट और फोकस, आ जाओ। अगर हम बोले सबसे पहली बात कि इस दुनिया में कोई भी चीज है, इस दुनिया में कोई भी चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है। कम ऑन, इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें क्या कि ग्राउंड पे एक ये फुटबॉल रखा हुआ है और एक ये फुटबॉल रखा हुआ है, तो ये फुटबॉल सोच रहा है कि इसको खींच ले और ये फुटबॉल सोच रहा है कि इसको खींच ले, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है बेसिकली इसी फोर्स को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। कम ऑन, यस और नो। अगर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन, तो द प्रोसेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। कम ऑन, दो मास के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर व्हाट इज ग्रेविटेशन, इस पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को खींचने का कोशिश करते हैं, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। बताओ बात समझ में आया। और अगर ये बात बोले, ग्रेविटेशन के बारे में बात बोले, तो मान लो ये एक गोला है, इस गोला का नाम रख दिए हम m, कुछ मास होगा m, तो इसको रख दिए m1 और इसको रख दिए m2, ठीक है। मास यानी कि अगर ये फुटबॉल है तो इसका कुछ मास होगा, तो इसका m2 रख दिए और इसका m1 रख दिए। तो ग्रेविटेशन जो है बच्चों, ये क्या करता है कि ये जो m1 वाला मास है, ये जो फुटबॉल नंबर a है, ये चाहता है कि इस m2 को अपने सेंटर की तरफ खींच लें, ठीक है, और ये m2 चाह रहा है कि इस m1 को अपने सेंटर की तरफ खींच लें। इसका मतलब कह सकते हैं सर कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक तरीके का सेंट्रल फोर्स होता है। बोलो यस। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है चाहता है कि अपने सेंटर की तरफ उसको खींच लें। बोलो यस। आ रहा है बात समझ में। और एक बात हमेशा याद रखना सर, ये दो ऑब्जेक्ट, कहां गया मेरा ऑब्जेक्ट, देखो ये दो ऑब्जेक्ट है सर, ये दोनों ऑब्जेक्ट सोच तो रहा है कि एक दूसरे को खींच ले, लेकिन सर कभी खींच नहीं पा रहा है। कम ऑन, यस और नो। खींच पा रहा है क्या, नहीं खींच पा रहा है। क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पूरे यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। कम ऑन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर एंड न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इसको थोड़ा खोपड़ी में रखना, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, आ जाओ, हम क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीकेस्ट फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का। बात समझ में आ रहा है। अभी आगे बताएंगे और क्या वीकेस्ट फोर्स कितना वीक होता है सर ये। और अगर बच्चों दिमाग के कच्चों हम ये बात करें कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये जो है हमेशा और हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बोलो यस।
ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यानी कि ये जो M1 वाला फुटबॉल है ये चाह रहा है कि M2 को खींच ले, और ये जो M2 वाला फुटबॉल है ये चाह रहा है कि M1 को खींच ले। यानी कि ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, रिपेल। मैग्नेट के अंदर रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी होता है और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशन के अंदर हमेशा और हमेशा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है। तो कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। बोलो यस। आ रहा है बात समझ में? कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसा देंगे, ठीक है, रगों में बहा देंगे, बस फोकस करना। हाँ पूछो डाउट पूछो। मैग्नेट के लगाता है, जी हाँ, लेकिन मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेट अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। उसके पास अपना फोर्स भी है रिपेल करने का। बोलो यस, है ना? समझ में आ रहा है? लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो हमेशा एक दूसरे को खींचने का कोशिश कर रहा है। जैसे ये जो बोर्ड है ये चाह रहा है कि हमको चिपका ले और हम चाह रहे हैं कि इसको चिपका ले, लेकिन चिपका नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। अभी बताएंगे इसका वैल्यू कितना होता है। और तो और ये क्या है? ये एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऑफ कोर्स दिख रहा है, दूर से फोर्स लग रहा है, चिपक तो नहीं रहे इसमें हम, है कि नहीं? ये एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है सर, अट्रैक्टिव फोर्स है सर। और क्या? ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बताओ बात समझ में आ रहा है? यस। यहां नहीं चेक करना पड़ता है कि बत्ती जल रहा है नहीं जल रहा है ना? हाँ हाँ, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव, और ये फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। सरफेस के ऊपर हमारा पैर गया या फिर इन दोनों के हाथ में ऐसे 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 रगड़े इसको, तब हाथ में हीट पैदा हो गया। दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स, दिस इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो अगर बोलेगा व्हाट इज ग्रेविटेशनल एंड इट्स फीचर्स तो लिख दोगे। ग्रेविटेशन क्या होता है सर? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस is known as gravitational force. Gravitational force is always attractive force, weakest in nature, non-contact force, and it is a conservative force and central force. Central force का मतलब कि मेरे बॉडी का जो सेंटर है और इस बोर्ड का जो सेंटर है, इसके सेंटर से मेरे सेंटर के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? बोलो, दिमाग में घुस गया। और बस यहीं से चैप्टर तुम्हारा शुरू होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से ही चैप्टर शुरू होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बारे में देखो, ये सब जो कहानी है ना कि सेब ऊपर से गिरा, न्यूटन को एक आत्मज्ञान आ गया और ग्रेविटेशनल फोर्स खोज दिए, ऐसा कुछ बकवास की बात है, बच्चों को इंटरेस्ट जगाने का बात है, ठीक है? तो सोच जरा, हमारे माइंड में क्यों नहीं आता है? हमारे माइंड में क्यों नहीं आता है कि यार ये नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ये करीबन करीबन कई सालों का, 100 सालों का थ्योरी है, लेकिन हाँ न्यूटन बाबा इसको फाइनल तक लेके गए, इस कारण से हम लोग इसको न्यूटन न्यूटन बोलते रहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ, ये था कि बहुत सारा साइंटिस्ट का योगदान रहा ग्रेविटेशन में, और लास्ट में जाके इस ग्रेविटेशन की थ्योरी को न्यूटन बाबा जो है सही मतलब कंप्लीट कर देते हैं। इस कारण से हम लोग बोलते हैं कि न्यूटन जो है अपना ग्रेविटेशन पे लॉ देते हैं, राइट? न्यूटन बाबा जो है अपने ग्रेविटेशन पे लॉ देते हैं, और वो क्या बोलते हैं बच्चों? वो क्या बोलते हैं बच्चों? दिमाग के कच्चों ध्यान देना। वो क्या बोलते हैं कि अगर दो मास है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो इस बॉल का कुछ मास होगा तो इसको m1 मान लिए और इसका भी m2 मान लिए, और इसको कुछ दूरी पे हम लोग रख दिए, और इस दूरी का मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस r है ना, कुछ डिस्टेंस r है। तो न्यूटन बाबा क्या बोले कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि सर दो मास है, दो मास को किसी दूरी पे हम लोग रख दिए तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो उसके दोनों मास को प्रोडक्ट कर दीजिए और डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए, इतना फोर्स लगता है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन। बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? सर दो मास है, कम ऑन, दो मास है, दो मास को किसी दूरी पे हम लोग रख दिए, ठीक है, तो इन दो मास पे कितना फोर्स लगेगा? ये दोनों आपस में कितना फोर्स लगा रहा है? कितना फोर्स लगेगा सर? तो ये फोर्स लगेगा, दोनों के मास का क्या कर दो,
प्रोडक्ट कर दो और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड कर दो और जो आंसर निकलेगा वही होगा हमारा फोर्स। आ रहा है बात समझ में? आ जाओ। तो अगर तुम्हारी एग्जाम में या फिर कोई रास्ता पे चलते चलते पूछ दिया बताओ व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो बताओ बता दोगे क्या है? सर कुछ नहीं है, ध्यान देखो कि एवरी टू बॉडीज, बता दिए थे कि हर एक दो बॉडी, ठीक है, इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। सर अभी जस्ट पर क्या है, यस हम लोग को पता है। और देखो द फोर्स बिटवीन देम, सर उनके बीच में जो फोर्स लगता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रोडक्ट के। किसके प्रोडक्ट के? उसके मास के प्रोडक्ट के। इसके मास के प्रोडक्ट मतलब m1 और m2। इसका हो गया तुम्हारा कुछ मास m1 और इसका कुछ हो गया m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आ रहा है बात समझ में? और यहां पे लिख दिया गया है कि इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इस नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही। अभी हम बताने वाले थे वैसे ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है अभी हम बताएंगे आगे, ठीक है? 2 मिनट पेशेंस रखो, ठीक है? ये बात समझ में आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या होता है सर? दो मास है तो दो मास को किसी दूरी पे रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है इन दोनों का प्रोडक्ट करिए और डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, ये होता है। बताओ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, अब यहां पे एक बात देखो, यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है? हाँ, तो अगर हम तुम लोग से ये बात बोले, सिंपली इसको इरेज कर दे, समझ में आ गया? इरेज कर दे। सर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप बड़ा शानदार सा बता दिए कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आगे देखो, अगर बच्चों हम बात बोले कि सर अभी आप जस्ट बताएं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम ये बोले कि फोर्स जो है, तो यहां से कह सकते हैं ना कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के, ये एक बात। और फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के, ये एक बात, ठीक? तो यहां से अगर हम सिंपली ये क्वेश्चन पूछें कि बताओ बउआ डिस्टेंस को अगर हम लोग 2 गुना कर देंगे तो फोर्स कितना लगेगा? डिस्टेंस को 2 गुना कर देंगे तो फोर्स कितना लगेगा? बेटा यहां ध्यान दो, हम लोग कह रहे हैं कि डिस्टेंस को 2 गुना कर दिए तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है? क्या करना है? 2 का स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा? 1/4 नहीं हो गया फोर्स का वैल्यू? हाँ 2 टाइम्स कर दिए, तो 2 टाइम्स कर दिए डिस्टेंस को। अरे हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस को 2 गुना कर दिए तो बताओ फोर्स कितना होगा? तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है और बहुत शानदार, सिंपल और शानदार क्वेश्चन है। देखो देखो, है ना? रेडियस को क्या कर दिए? 2 गुना कर दिए, तो बताइए फोर्स कितना है? तो फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो रेडियस के जगह, रेडियस मतलब डिस्टेंस हम बोल रहे, सॉरी रेडियस नहीं बोलना है, डिस्टेंस बोलना है, ठीक है? तो डिस्टेंस के जगह हम क्या कर दिए? 2 पुट कर दिए, तो समझ में आ गया कि फोर्स कितना हो गया सर? 1/4 हो गया। आ रहा बात समझ में? ऐसा ऐसा चिंदी क्वेश्चन। अब बोल दिया कि बताओ डिस्टेंस को हम 9 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, तो 1/81 फोर्स इज इक्वल टू 1/81। बताओ बात समझ में आ रहा है? पूरा बात समझ में आ गया? एक एक पॉइंट से जो जो क्वेश्चन बन सकता है ना सारा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हम। तो ये समझ में आ गया? अब आगे देखो, ये क्वेश्चन तुम लोग याद रखना थोड़ा सा। अब देखो, अब आगे लेकर चलते हैं, ठीक है? अब आगे लेकर चलते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अगर बच्चों दिमाग के बच्चों ध्यान देना, सर अगर आप ये बोल रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है? तो सर अगर आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाइएगा तो इसके जगह पे एक
कांस्टेंट आ जाता है जिस कांस्टेंट का नाम है कैपिटल जी, सब बता रहे बस सुनते जाओ, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कैपिटल जी आ जाता है, जिस जी का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आ रहा है बात समझ में? तो अगर एग्जाम में ये आएगा कि बताओ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कौन सा कांस्टेंट आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है। बात समझ में आ गया? फिर एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आता है कि बताओ जरा इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट बताइए जरा सा, यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में इसका वैल्यू कभी भी नहीं चेंज हो सकता है। इस पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। अभी कितना होता है हम बताते हैं। अगर कोई पूछेगा क्या कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो जी यहीं पे रहने दो, तो जी यहीं पे रहने दिए, आर को इधर ले गए तो एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया, आर को ई पट्टी ले गए और एम को नीचे ले गए तो m1 इंटू m2 हो गया। बोलो, तो अगर इससे हम लोग निकालते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट, तो सर फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सर डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और मीटर है तो मीटर का स्क्वायर कर दें डिवाइडेड बाई, सर मास का यूनिट होता है केजी, तो केजी इंटू केजी कितना हो गया, केजी स्क्वायर हो गया। आ रहा है बात समझ में? तो अगर हम बोल सकते हैं क्या कि सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोलो कह सकते हैं। एग्जाम में आएगा कि डिराइव द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कर दोगे, निकाल दोगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट निकाल दोगे। कैसे निकालना है, नॉर्मली यहाँ पे जी लिख देना है और जी लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है अपर नीचे और जी को अकेले छोड़ देना है और इस तरीके से निकाल देना है। मत लिखो अभी, बस सुनते चलो, दिमाग में डालते चलो। हाँ थोड़ा बहुत लिख सकते हो, थोड़ा बहुत लिख सकते हो ताकि दिमाग में रिटेन हो सके। बताओ बात समझ में आ गया? तो अगर एग्जाम में आएगा कि यूनिट लिखो तो यूनिट लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या पूछता है कि बताइए वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में? यही ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बच्चों देख रहे हो ना, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तुम लोग देख रहे हो, इसी को हम बार बार बोल रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब देखो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दिख रहा है? माइनस में वैल्यू जा रहा है, निग्लिजिबल, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। आ रहा है बात समझ में? मेरे और इस बोर्ड के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अब एक होमवर्क तुम लोग को हम ये दे रहे हैं कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये वैल्यू कैसे निकला है। ये वैल्यू बच्चों क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमको कल बताना है कि सर ये वैल्यू कैसे निकला है, ठीक है। एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा रिसर्च हम लोग को करना है ताकि सोचने का क्षमता डेवलप हो सके। बोलो यस। अब आगे देखते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोग को समझ में आ गया पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। और देखो आज का क्लास हम लोग का किस पे बेस्ड रहेगा, आज का क्लास हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे और कल के क्लास में हम लोग इस कॉन्सेप्ट से जितना क्वेश्चन निकल सकता है ना पूरा लाके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। बस आज जाओ घर पे रगड़ो इसको, कॉन्सेप्ट को बार बार रगड़ो और कल मचाएंगे धमाल, यानी कि कल क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो मेरे प्यारे गधो यहाँ पे कि सर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सर प्रोपोर्शनल का साइन हटा, कैपिटल जी आ गया, कैपिटल जी का हम यहाँ पे यूनिट निकाल दिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिख रहा है। सर जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और हाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया बेटा, ठीक है, बैठो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो कैवेंडिश के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा? कैवेंडिश के द्वारा निकाला गया था। एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन इतना जल्दी हो कैसे आ गया, तो बहुत टाइम है, ठीक है। कैवेंडिश के द्वारा निकाला गया था। यहां तक बात समझ में आ गया। कितना निकाला गया था सर? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोलेगा डिराइव द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नहीं बना लोगे?
आसान है ना, थोड़ा पानी पिलाओ, स्टे हाइड्रेटेड, है ना। हाँ चलो अब आगे देखते हैं। चलो ये सब तुम लोग को पता। हाँ अब देखो, अगर हम क्या क्या किए इसमें कि दो ऑब्जेक्ट लिए जिसका मास 1-1 किलो है, 1 मीटर के दूरी पे रख दिए, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा इसके बीच में। बस यही निकाला गया है, हालांकि हम तुमको देने वाले थे लेकिन हम पहले ही निकाल दिए हैं। देखो देखो बच्चों, अगर हम ये बोले कि दो ऑब्जेक्ट हम लोग ले लिए, दो ऑब्जेक्ट, और दोनों ऑब्जेक्ट का 1-1 किलो जो है इसका क्या है, वेट है, ठीक है, मास है बेसिकली, लेकिन चलो हम लोग वेट बोलते तो वेट ही बोलेंगे, हालांकि ये मास है और मास है, ठीक है, और इसको 1 मीटर के दूरी पे रख दिए, तो बताइए इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो इनके बीच में फोर्स देखो कितना लग रहा है, 6.67 इंटू 10⁻11। इसका मतलब ये है सर, आप ये बताना चाह रहे हैं कि देखो M1 M2 एक रख दिए, यस और नो, और R एक रख दिए, तो अगर तुम यहां से देखो फोकस बैकबोन स्ट्रेट, अगर F इज इक्वल टू G रखें और उसके बाद मास कितना है सर 1 है, और कितना है सर 1 है, और नीचे कितना है सर 1 है, ठीक है, तो सर आप बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो F के बराबर है, यानी कि जो बार बार आप फोर्स बोल रहे हैं ना, वो इसी फोर्स का बात कर रहे हैं, यस और नो। यानी कि दो ऑब्जेक्ट को अगर 1 मीटर के दूरी पे रखेंगे तो उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, 6.67 इंटू 10⁻11। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और क्योंकि ये नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, इस कारण से हम इस बोर्ड में नहीं चिपक पा रहे, और ये बोर्ड मेरे में नहीं चिपक पा रहा है। बोलो बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आसान है? हाँ, नहीं बढ़ा सकते, कांस्टेंट, यूनिवर्स पलट जाए, यूनिवर्स ब्लास्ट कर जाए, हम लोग सब मर जाए, लेकिन फिर भी ये कांस्टेंट रहेगा। और याद रखना, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये किसी भी थर्ड मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, जितना है मतलब है, झुकेगा नहीं, है ना। दम को बोलता है कि जो है वही है, चुपचाप से बर्दाश्त करो। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम और थर्ड बॉडी। किसी ऐसा नहीं कि वैक्यूम में कुछ और वैल्यू आ गया और एयर रेजिस्टेंस में कुछ और वैल्यू आ गया, बिल्कुल भी नहीं। आ रहा है बात समझ में? मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। बताओ यहां तक बात समझ आ गया? अब देखो, अब हमारा जो शानदार सा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू, बस कॉन्सेप्ट को रगों में एकदम बहाओ, जस्ट फील इट कि सर दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है, दोनों बॉडी आपस में सोच रहा है कि इसको ये अट्रैक्ट कर ले और इसको ये अट्रैक्ट कर ले, है ना, लेकिन सर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कम है, वीक है। ये चाह रहा है कि इसको अपने सेंटर की तरफ खींच ले, डांस हो रहा है भाई, डांस, है ना, और ये चाह रहा है इसको अपने सेंटर की तरफ खींच ले। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स रिपेल कर सकता है क्या? क्या करेगा? हमेशा। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, अब नया टॉपिक और नया टॉपिक, ध्यान दो। जैसे मेरा औजार है, देखो अगर हम बात करें सर ये है, ठीक है, हाँ, अब जैसे हम बोले कि सर ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या है? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह लगता है, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जिसके पास मास है हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो कौन लगाता है? हमारा धरती लगाता है। और ग्रेविटी जो है हमेशा खींचता है किसके तरफ? अपने सेंटर के तरफ, है ना। यानी कि जो धरती है, धरती जो अपने सेंटर की तरफ फोर्स, हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ खींचता है, ठीक है, क्योंकि सर ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ग्रेविटी निकला है, ठीक है। तो अगर हम ये बात बोले कि ये जो है नीचे गिर गया नीचे, तो ये जो गिरा तो इस पे जो है अर्थ कितना फोर्स लगाया? नहीं, ये जो है इस पे ग्रेविटी जो है कितना फोर्स लगाया? कम ऑन, मैम है ना मैम, तो मैम से डिस्कस कर लो ना, जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। आ जाओ, देखो अगर हम ये बोले कि ये, चलो ये चंगू खड़ा है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? चंगू। क्या नाम है इसका? चंगू। ये चंगू जो है सरफेस पे खड़ा है, ठीक है, तो सिंपली हम ये पूछ रहे हैं, ये सेंटर है, ये सेंटर है, चंगू को ये सेंटर कितने के फोर्स से नीचे खींच रहा है? हाँ,
कितने के फोर्स से नीचे खींच रहा है। तो आ जाओ, तो अगर हम बात बोले कि सर सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ क्या है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यस और नो, ठीक है। तो अगर हम बात बोले कि सर ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी और एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी बात है कि हम किसी भी चीज पे अगर फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर एक्सेलरेशन निकलेगा, जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर धरती जो है फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेट तो पक्का करेगा सर, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तो पक्का करेगा, यस और नो। आगे देखो, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्लेस कर दिए स्मॉल g से, क्यों सर, इसका नाम है एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी से बन रहा है। आ रहा है बात समझ में, तो g लिख दिए, g मतलब ग्रेविटी। देखो, और हम लोग जस्ट अभी पढ़ के आए हैं कि फोर्स जो है g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर के बराबर होता है, और ये mg रख दिए। देखो तो m से m कट गया, तो स्मॉल g का वैल्यू कितना आया, कैपिटल G इंटू m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर बोले g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इसका मतलब ये है सर कि सरफेस पे ग्रेविटी का ये वैल्यू होता है। एग्जाम में नहीं आएगा, निश्चिंत रहो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना ये सब चीज, ठीक है, कि सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होता है, कोई बॉडी जो एक्सेलरेट करेगा उसका वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। बात समझ में आ रहा है, अभी बस कॉन्सेप्ट सीखते चलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुमको समझ में आ गया, यस और नो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गया। तो देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है कि एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स से सर जो एक्सेलरेशन गेन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल g से। अब क्योंकि सर एक्सेलरेशन का बात किया जा रहा है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको बंद कर दो। अब देखो, याद रखना, हम लोग को पता है कि फोर्स एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्रेविटेशनल और फोर्स, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये हम लोग छाप लेंगे अपने नोटबुक में, छाप लेंगे ना। अब आगे देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जैसे ये अगर हम बात करें इसका, तो ये जो बॉल है बच्चों, ये बॉल नीचे गिर रहा है ना, ये बॉल नीचे गिर रहा है सर, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन क्यों आएगा सर, क्योंकि सर ग्रेविटी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा। आ रहा है बात समझ में, बोलो, बात समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखते हैं। अब बात ये है सर कि आप ये बताइए गुरुजी, आप ये बताइए, जितना न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन से कल डिस्कस करेंगे हम लोग, अगर हम ये बात बोले कि जो स्मॉल g है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन कितना होता है सर, तो एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में। हम मास का आगे डिस्कस कर रहे हैं, मास का क्या है क्या नहीं, ठीक है। मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड करता है और 500% करता है मास पे डिपेंड, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो स्मॉल g का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें कि मान लो ये यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉल को नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, नीचे मतलब ये बॉल नीचे आ रहा है सरफेस पे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो ग्रेविटी है बच्चों, ग्रेविटी इस बॉल को नीचे खींचेगा, ठीक है सर, खींचेगा। जब ये नीचे खींच रहा है तो इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब सर इसमें एक्सेलरेशन आएगा, हाँ सर आएगा। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में ये जो बॉल है वो 9.8 मीटर का रफ्तार पकड़ेगा। आ रहा है बात समझ में, 1 सेकेंड में जो है 9.8 मीटर जो है ये ट्रैवल कर लेगा।
अगला अगला सेकंड में कितना करेगा सर? तो अगला सेकंड में कितना करेगा? तो हाँ 19.6 मीटर करेगा। और ऐसे ही 9.8 9.8 ऐड करते चलो, यानी कि जैसे जैसे सर ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो हम लोग को पता है कि स्पीड बढ़ते चला जाता है। स्पीड क्यों बढ़ता है सर? क्योंकि फोर्स जो है बढ़ते चला जाता है। और फोर्स क्यों बढ़ता है सर, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बताओ, अगर हम ये बोले कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेविटी के द्वारा, वो कितना हो रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबका न्यूमेरिकल्स कल होगा, आसान न्यूमेरिकल से, बहुत आसान है, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। बताओ, यहां तक बात समझ में आ गया ना? यहां तक बात समझ में आ गया ये सब बिल्कुल। और इसका वैल्यू कितना होता है? जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो इसका वैल्यू आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इसमें हम क्या किए पता है? इसमें जी, इसमें एम क्या रखे हैं? क्योंकि सर हम लोग सरफेस का बात कर रहे हैं और सरफेस हमारा क्या है? अर्थ है। तो इसमें हम लोग मास ऑफ अर्थ रख दिए हैं। देखो इसका वैल्यू बेसिकली निकला कैसे, हम बताते हैं। मास ऑफ अर्थ रख दिए हैं इसमें। मास ऑफ अर्थ याद करना है सर? नहीं करना है। रेडियस ऑफ अर्थ याद करना है? नहीं करना है। इसका वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। मतलब मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻24 होता है। देखना बुक में कितना होता है मास ऑफ अर्थ? 6 अरे देखो बुक में एग्जैक्ट वैल्यू बताना। मास ऑफ अर्थ 20, ठीक तो बोले हैं। तो मास ऑफ अर्थ जैसे है कितना? 6 × 10⁻24 kg दिया हुआ है। रेडियस ऑफ अर्थ बताओ? 6.4 हाँ बिल्कुल सही है। 6 कितना होगा? मीटर होगा। अब है क्या कि यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों, ध्यान से देखना जरा सा। यहाँ पे क्या किया गया है कि बस इस फॉर्मूला है ना ये, क्योंकि सर जी जो है स्मॉल जी का वैल्यू है, तो इस फॉर्मूला में पुट कर दिया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10⁻24 kg है ना। और नीचे रेडियस कितना दिया गया है? 6.4 × 10⁻6 मीटर। आज जब इसको सॉल्व किया गया तो क्या देखा गया कि अर्थ जो एक्सेलरेट कर रहा है किसी बॉडी को, वो कितना कर रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर रहा है। यहां से ये वैल्यू निकल के आया है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात कहां खोई हो? समझ आ रहा है? अरे मीटर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 6.4 × 10⁻6। अब खुश, ठीक है, आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ऐसे निकला है 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये सब कुछ तुम लोग को याद नहीं करना है। हालांकि कैसे निकला ये हम बता दिए हैं। बस ये याद रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब सर अर्थ के द्वारा जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कैसे आया ये भी बता दिए, ठीक। अब ये भी नहीं खोजना है तुम लोगों को। अब ध्यान दो। तो ये समझ में आ गया कि हर एक सेकंड में सर 9.8 मीटर को कवर कर रहा है, ठीक है। अब चाहे तुम यहां पे क्या करो, यहां पे चाहे तुम बॉल को रख लो, चाहे यहां पे एलिफेंट को रख लो। एलिफेंट का भी कितना आएगा वैल्यू? यहां पे एलिफेंट हाथी को रख लो, तो हाथी भी जो स्पीड से गिरेगा ना, वो कितने स्पीड से गिरेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद रखना मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। हाँ ठीक है, नहीं हमको लगा कि हम फ्री फॉल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है कि अगर हाथी भी गिरेगा ऊपर से तो 9.8 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ही गिरेगा। आ रहा है बात समझ में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8। और यहां से हम लोग निकाल दिए कि 9.8 कैसे आया, यानी कि इस अर्थ सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे गिरेगा कितने एक्सेलरेशन से, फोर्स नहीं बोल रहे, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, कितने के एक्सेलरेशन से गिरेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से गिरेगा। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। अब बच्चों आगे देखो। अब बात यह है कि ये जो है ना, अब देखो ये जो जी है, जी ये धरती पे हर जगह सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर सेम? अब देखिए सर, हम लोग को पता है
हम लोग को पता है कि जो स्मॉल जी, शांत, ये जो स्मॉल जी है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है गुरुजी, वो कैपिटल M इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर यहां से हम लोग निकालें तो देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है कि अगर पास में रहेगा तो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा और दूर रहेगा तो कम। तो हम लोग को पता है कि ये हमेशा सेंटर से हम लोग नापेंगे। तो बताओ, सेंटर से ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, और सेंटर से ये हमारा 0 डिग्री क्या है, पोल है, 90 डिग्री है ना, हाँ 90 डिग्री पोल है। ठीक है, ये 0 90, हाँ ये पोल है, और ये क्या है बच्चों, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जरा पोल पे ज्यादा जी का वैल्यू रहेगा कि इक्वेटर पे रहेगा, तो हम लोग को क्या बोलना है सर, पोल पे रहेगा। पोल पे जो है स्मॉल जी का वैल्यू ज्यादा होगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कि पोल पे जो है, उस पोल पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा सर? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है, अगर हम बोलेंगे जी, तो जी पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्यों सर? क्यों, जैसे जैसे सेंटर से दूरी बढ़ता है वैसे वैसे जो है फोर्स जो है कम होते जाता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अगर हम एक बात बोलें कि तुम एक बार खड़े हो कहां पे, पोल पे, कहां पे खड़े हो, तो जब पोल पे खड़े हो तो जो ग्रेविटी है तुमको कितने फोर्स से नीचे खींच रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से। और अगर फिर तुम चल के ढुकर के कहां पे, इक्वेटर पे, तो क्या वो वैल्यू सेम होगा? नहीं सेम होगा, डिफरेंस होगा, थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस पक्का होगा, 500% होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी सर हम लोग को पता है कि सेंटर के तरफ खींचता है। तो एक बात बताओ कि सेंटर के तरफ खींचता है, इसका मतलब अगर हम सेंटर पे आ जाएंगे तो हम पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, कि ऑलरेडी हम सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, अगर हम सेंटर पे चले गए, यहां पे क्या है, सेंटर पे, तो अगर हम बोले सेंटर, सेंटर, तो सेंटर पे जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो मान रहे हो ना? अगर हम ये बोले कि हम सरफेस से ऊपर जाएंगे, हम सरफेस से ऊपर जाएंगे, तो बताओ जी का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्यों सर? क्योंकि हम लोग सेंटर से कहां जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तुम मैग्नेट लो ना, मैग्नेट, मैग्नेट के तुम करीब में आओगे फोर्स ज्यादा लगेगा, जैसे जैसे दूर जाओगे तो फोर्स कम लगेगा। बोलो हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस।